नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिल प्रताप सिंह और आज मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो लेक्चर ऑन द टॉपिक इवोल्यूशन, जीवों का विकास। तो आइए शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कॉपी और पेन अपने पास रखें और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे नोट डाउन करते जाएंगे, या जैसे मैं कहूँ कि इम्पोर्टेंट इसे नोट कर लीजिए तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जब मैं आपसे बोलूँ, कुछ प्रश्न पूछूं, तब आप उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जीवों का विकास। ये चित्र देखिए, आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग चित्र दिख रहा है ये, कि इसमें स्टार्टिंग से दिखा रहा है कि कैसे ब्रह्मांड में पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद कैसे कोई छोटे जीव आए, प्रोकैरियोटिक जीव आए, उससे फिर धीरे धीरे उससे थोड़े से बड़े जटिल जीव बनते गए, कुछ पौधे वनस्पति बने, फिर धीरे धीरे कुछ समुद्री जीव आए। उसके बाद हम देख रहे हैं आजकल के जो हम जीव देख पाते हैं, भालू, शेर, चीता या अन्य जीव जैसे हम देख पाते हैं, वो सब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के डायनासोर दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर एक चित्र में। जो डायनासोर है, ये आप लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा, या ऐसा आपने जुरासिक पार्क मूवी में देखा होगा, या ऐसे कुछ पिक्चर्स देखी होंगी। आप लोगों ने रियल में डायनासोर को नहीं देखा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे जीव हैं जो पहले हुआ करते थे पृथ्वी में, आज की स्थिति में ये विलुप्त हो चुके हैं, आज हम इन्हें नहीं देख सकते। तो ये जो डायनासोर है पूरे विश्व भर में पाए जाते थे। आज से लगभग 2000 लाख साल पूर्व से लेकर 600 लाख वर्ष पूर्व तक ये जानवर पृथ्वी पे पाए जाते थे। पूरे विश्व के साथ साथ ये हमारे देश में भी पाए जाते थे। हमारे देश में जबलपुर के पास लमेटा घाट है, नर्मदा घाटी क्षेत्र, जहाँ पर इनका प्राकृतिक आवास हुआ करता था। इस डायनासोर आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे, विविध प्रकार के होते थे, रंग रूप में, आकार में। ये 50 सेंटीमीटर से लेकर 40 मीटर तक के भी हुआ करते थे। कुछ मांसाहारी, कुछ शाकाहारी, कुछ 2 पैर से चलने वाले तो कुछ 4 पैर से चलने वाले हुआ करते थे, और इनके अलावा कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी हुआ करते थे। पर आज हम ये डायनासोर नहीं देख पाते। लेकिन इनके अलावा हम कुछ ऐसे पौधे देख पाते हैं जो डायनासोर के ज़माने में थे, पर आज भी हम इन्हें देख पाते हैं। जैसे कुछ शैवाल हैं, कुछ फर्न पौधे हैं, कुछ मॉस हैं, कुछ साइकस पौधा है, जिंको पौधा है, जो आज भी हम पृथ्वी पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर भी हैं, जैसे चूहे हैं, और कुछ कॉकरोच, ऐसे जीव भी जो हैं उस डायनासोर के ज़माने में भी थे, और आज भी हम इन्हें देख पाते हैं। अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो आज के जो हम लोग पक्षी देखते हैं, तो एक बार देखकर ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का ही विकसित या इन्हीं का ही एक प्रकार का जीव है, जो पहले डायनासोर से मिलता जुलता आज हम इन्हें देख पाते हैं। इसके अलावा मुझे छिपकली, मैंने अपने अवलोकन से देखा कि छिपकली या गिरगिट जैसे जीव जो है वो भी डायनासोर से मिलते जुलते हैं काफ़ी। चलिए, अब यहाँ पर आप एक और चित्र देख रहे हैं, जिंको। ये जिंको नामक पौधा है, पेड़ है, और ये पेड़ जब जापान में हिरोशिमा में बम गिरा था और वहाँ हर चीज़ खाक हो गई थी, उसके बाद वहाँ की पृथ्वी पे वहाँ की मिट्टी पे सबसे पहला पनपने वाला जो पौधा था वो भी जिंको था। काफ़ी प्रसिद्ध है ये घटना। इसके बाद आप नीचे एक चित्र और देख सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे आधुनिक मनुष्य एक बंदर जैसी प्रजाति के जीव से बना है। सबसे आगे हम देख रहे हैं एक आधुनिक मनुष्य है जो सूट में है, सूट कोट में है, और सबसे पीछे हम देख रहे हैं एक छोटा सा ये, जो कि एक बंदर की प्रजाति का जीव दिख रहा है। चलिए, इसके बाद जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जीवों के विकास में उसके आवास का क्या प्रभाव होता है। तो आवास क्यों ज़रूरी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आवास जो है वो किसी भी जीव की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति करता है, जैसे कि भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। आवास में ही अगर पर्याप्त संसाधन है तभी किसी जीव की संख्या में वृद्धि हो सकती है, यदि नहीं तो विपरीत होगा। अगर हम देखें तो कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत बढ़ रही है और कुछ की तेज़ी से घट रही है। जैसा कि हमारे देश में हम देखें तो बाघों की संख्या इतनी कम हो चुकी है
कि वो लगभग विलुप्त के कगार पर है। उसके अलावा सोन चिड़ैया, बाज और अन्य भी जीव हैं जो हम देख सकते हैं आज उनकी संख्या लगातार घट रही है। सोन चिड़ैया आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत कम दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती कई जगह, जो पहले हमारे घर में छोटी छोटी चिड़िया होती थी। तो इसके विपरीत मनुष्यों की संख्या हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। जब मनुष्यों की संख्या इतनी बढ़ रही है और हम देख रहे हैं उनके आवास में संसाधनों की, यानी कि खाद्य संसाधन है या उनके रहने के लिए जगह की आवश्यकता हो, ये सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मनुष्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? फिर से एक बार पूछता हूँ, क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? तो इसका उत्तर होना चाहिए हाँ, क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि वो अपने आवास के लिए जंगलों को काट रहा है, और जंगल जो कि बाघों का आवास है, जब बाघों के लिए आवास ही नहीं रहेगा तो उसकी सुरक्षा का भी इंतज़ाम नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि मनुष्यों की संख्या बढ़ने से बाघों की संख्या में असर पड़ रहा है। यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? तो इसका उत्तर भी सीधी सी बात है कि किसी जीव की संख्या में वृद्धि होगी तो उसके आवास की भी कमी हो सकती है, उसके अलावा खाद्य संसाधन की भी कमी हो सकती है। तो इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। ध्यान देने बात है कि जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति, विलुप्ति या बदलाव का एक कारण हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोग एक ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में हमें दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, एक खाद्य आपूर्ति का 2A और एक अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ग्राफ 2B। खाद्य आपूर्ति वाले ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि y एक्सिस पर है खाद्य संसाधन की मात्रा और x एक्सिस पर है समय। वैसे ही अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं y एक्सिस में है जनसंख्या और x एक्सिस में है समय। अब यहाँ पर आप देखिए और इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि क्या खाद्य संसाधन और जनसंख्या वृद्धि की दर एक समान है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे ग्राफ में कि समय के साथ खाद्य संसाधन धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए आप लोग ग्राफ में कि समय के साथ खाद्य संसाधन धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो समय के साथ जनसंख्या पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर यहाँ पे देखिए एकदम तेज़ी से बढ़ गई। तो हम देख रहे हैं कि खाद्य संसाधन समय के साथ उतनी गति से नहीं बढ़ रहा जितना गति से समय के साथ जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो इसमें से किसके बढ़ने की दर ज़्यादा तेज़ है? तो इसमें से जनसंख्या वृद्धि की दर ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि जनसंख्या हम देख रहे हैं कि पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, फिर एकदम से एक्सप्लोड कर गई, एकदम से बढ़ गई। जनसंख्या वृद्धि की दर ज़्यादा तेज़ है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह माना कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन अपर्याप्त हो जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि प्राकृतिक आपदा आ सकती है या परस्पर द्वंद्व। खाद्य संसाधन की कमी हो गई तो जीवों को खाद्य तो चाहिए ही, तो आपस में उनमें क्या होगा, परस्पर द्वंद्व होगा, उनमें लड़ाई होगी। तो कुछ जीव इसमें क्या हो सकते हैं, मारे जाएंगे और कुछ बच जाएंगे। जो अधिक सक्षम होंगे वो बच जाएंगे, जो कमज़ोर होंगे वो मारे जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है, क्योंकि कुछ जीव मर जाते हैं, सिर्फ कुछ ही जीव बचते हैं, तो उनकी वृद्धि जो है वो नियंत्रित हो जाती है। क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं? हाँ, तो उनमें विशेषताएं होंगी ही, वो अधिक सक्षम होंगे, वो उस स्थिति में सरवाइव करने के लिए अधिक सक्षम होंगे। क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जैसे प्राकृतिक आपदा आई प्रकृति के कारण, तो हो सकता है बाढ़ आ जाने से वहाँ के जंगल नष्ट हो जाए, तो वहाँ के जीव की कई सारी प्रजातियाँ नष्ट हो सकती हैं। और जो जीव उस प्राकृतिक आपदा में भी अपने आप को बचा लेता है, जीवित रख लेता है, उस जीव की वृद्धि हो जाती है या वो अपने आप में कुछ विविधता हासिल कर लेता है। तो इस प्रकार से वो जीव जो है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है या वो विलुप्त हो सकता है।
क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? तो बिल्कुल, डायनासोर की जनसंख्या एक समय ऐसा आया होगा कि लगातार वृद्धि कर रही होगी। फिर एक समय ऐसा रहा होगा कि अब डायनासोर बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन उनके खाने पीने के लिए और रहने के लिए आवास की कमी हो गई होगी। फिर हो सकता है कि उनमें आपसी लड़ाई हुई हो, द्वंद्व हुआ हो, तो उनकी जनसंख्या विलुप्त हो गई हो। अब पढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और बहुत चर्चित यात्रा है। बीगल नामक जहाज़ में डार्विन नामक वैज्ञानिक थे जो प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों की आवाज़, व्यवहार आदि के संबंध में बहुत ज़्यादा बचपन से ही रुचि रखते थे। उन्हें बचपन से इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ था कि जीवों में वो विविधता को बारीकी से देखते थे। ये ऐसे क्यों हुए होंगे, ऐसा रंग क्यों है इनका, इनके खाने पीने का तरीका, मतलब ये बचपन से ही इनमें काफ़ी जिज्ञासा थी जीवों में विविधताओं को लेकर। और ये लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव संबंधित इन्होंने अध्ययन किए थे। और ये अध्ययन की शुरुआत इनकी हुई थी बीगल के सफ़र से, जो कि एक जहाज़ है, बीगल जहाज़। सन 1831 में जब डार्विन इंग्लैंड में थे, वहाँ से उन्हें दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों पर उनको सैर करने के लिए जाना था। तो जब ये HMS बीगल जहाज़ में अपनी यात्रा करने गए थे, तब उनको वहाँ पर कार्य दिया गया था कि उन्हें नक्शा तैयार करना था। वहाँ पर जिन इलाकों में उन्हें जाना था, वहाँ पे उनको खनिज संपदाओं, वहाँ पे जैव विविधताओं का अध्ययन करना इत्यादि, ये सब कार्य उनको दिया गया था। अब जिस जहाज़ में थे, बीगल नामक जहाज़ में, बहुत ही शानदार जहाज़ था, उसमें उनके लिए रहने की सारी व्यवस्था थी और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा पुस्तकालय था जिसमें वो अपना अध्ययन करते भी थे और लिखते भी थे। उन्होंने अपना रिकॉर्ड सब वहाँ बनाया। बीगल का सफ़र 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर लगभग 2 अक्टूबर 1836 में ख़त्म हुआ। तो लगभग हम देख सकते हैं कि 5 वर्ष का ये इनका सफ़र था। बीगल की यात्रा में जब निकले थे चार्ल्स डार्विन। अब डार्विन जब अपने सफ़र में निकले थे तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन करे। ये अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर ही आगे चलकर जीवों में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो उनके जो प्रमुख अवलोकन थे वो था कि जब वो डार्विन समुद्र में निकले बीगल जहाज़ में, तो उन्होंने देखा समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव थे और उन्हें विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखला वहाँ पर दिखाई दे रही थी। ऐसा ना सिर्फ समुद्र में, बल्कि जब वो दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों पर भी गए, तब वहाँ पर भी उन्होंने, वहाँ के जंगलों में भी उन्होंने विविध प्रकार के जीव देखे और उनमें विविध प्रकार की खाद्य श्रृंखला देखी। खाद्य श्रृंखला यानी कि एक जीव के बाद दूसरा जीव उसे खाता है, फिर उसके बाद कोई अन्य जीव उसे खाते हैं। ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। जैसे कि एक पौधा है, उसको एक कीड़ा खा रहा है, कीड़े को एक पक्षी खा ले रहा है, पक्षी को उससे बड़ा पक्षी या कोई अन्य जीव उसको खा ले रहा है। ये एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर और उन्होंने ये भी देखा कि हर तरफ संघर्ष है। उस अपने सफ़र में उन्होंने ये देखा कि हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक ज़रूरत अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। उन्हें ऐसी चट्टानें भी मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। जब ये पहाड़ों पर गए डार्विन, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चट्टानें जहाँ पर समुद्री जीवों के उन्हें जीवाश्म मिले। कुछ रेतीली समुद्री किनारों के स्थानों पर उन्होंने चट्टानें देखी। उन्होंने देखा कि आमतौर पर समुद्री किनारे रेतीले होते हैं, लेकिन कई जगह उन्होंने वहाँ पर किनारों में चट्टानें देखी। यानी कि उनका ये मानना था कि ऐसा पृथ्वी की सतह पर चलने वाली लगातार घटनाओं के कारण ऐसा संभव हो पाता है। एक बार तो उन्होंने एक ऐसा तीव्र भूकंप महसूस किया था जहाँ पर समुद्र की जो सतह है लगभग 3 मीटर ऊंची तक उठ गई थी। तो उनका ये अवलोकन था कि इस प्रकार जो है महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है इन प्राकृतिक घटनाओं से। ऐसा उन्होंने सोचा कि ऐसा पृथ्वी की सतह पर जो परिवर्तन है वो उसकी सतह पर चलने वाली निरंतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। इसके अलावा उन्होंने विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृप देखे,
उनके जीवाश्म देखे और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये नोटिस की कि पूर्व के जीवों और आज के जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन ये था उनका कि जो पूर्व के जीव थे और आज के जीव हैं उनमें भिन्नताएं तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम कुछ समानताएं भी देख सकते हैं। एक चित्र दिख रहा है आपको, चित्र 4। यहाँ पर डार्विन ने एक बहुत विशालकाय, बहुत बड़े जीव का जीवाश्म एकत्रित किया था, उसको म्यूजियम में रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं एक और चित्र जिसमें आपको एक ऐसा लग रहा है कि ये मछली है, दिख रहा होगा आपको कि ये एक मछली है, परंतु ऐसा नहीं है। ये एक सीलकेंथ नामक जीव है जो कि डायनासोर के ज़माने का है, बहुत पुराना जीव है। और यह जीव जो है ये एक उभयचर है जो कि समुद्र में भी रह सकता है, जल में भी रह सकता है, इसके साथ साथ ज़मीन पर भी रह सकता है। तो 1938 में ये अफ्रीका महाद्वीप के तट पर ये मछुआरों को मिला। तब एक बहुत ज़्यादा मतलब तहलका मच गया कि भाई ये जीव कैसे मिला आज के डेट में, ये तो डायनासोर के समय का है, अभी तो ये जीव नहीं मिलता। ऐसा माना जा रहा था कि विलुप्त हो चुका है, लेकिन अचानक से मिल जाना ऐसा लग तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तब ये जीव मिला और इसलिए इसको तब जीवित जीवाश्म कहा गया। मतलब जीवित जीवाश्म इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऐसा जीव जिसमें अब विकास नहीं हो रहा है, उसी स्वरूप में जो पहले पाया जाता था उसी स्वरूप में ये आज भी पाया जाता है। परंतु बाद में अब हम ये जान चुके हैं कि इसमें अभी भी कुछ न कुछ परिवर्तन, इसके विकास हो रहा है इसमें, जिसके कारण हम इसको जीवित जीवाश्म नहीं कह सकते। तो ये सीलकेंथ नामक जीव है जो कि एक उभयचर है, न कि एक मछली। चलिए, अब डार्विन का जो पूरा सफ़र था उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी यात्रा का पार्ट था, एक भाग था, वो था गालापागोस के द्वीप समूह का भाग। ये जो गालापागोस द्वीप समूह है ये दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर नामक देश से कुछ दूरी पर समुद्र में बीच में एक समूह था टापुओं का, जिसको हम बोलते हैं गालापागोस के द्वीप समूह। ये इसमें बहुत छोटे बड़े टापुओं से मिलके बना हुआ था और जो ज्वालामुखी लावा से बने हुए हैं। ये टापू अलग अलग प्रकार से बनते हैं। तो एक प्रकार होता है कि लावा निकल के आता है समुद्र के नीचे से, वो ऊपर जम जाता है कि वो टापू बना देता है। तो ये ज्वालामुखी से बना हुआ छोटे बड़े टापुओं का समूह है गालापागोस। अब इन्होंने यहाँ पर देखिए, आप लोग को चित्र में भी दिख रहा होगा, इन्होंने टापू में जाकर बहुत सारे जीवों के जैसे कि कैक्टस है ना, और कुछ अन्य पौधे भी, इसके अलावा पक्षी, कछुए, कुछ वर्मी, आर्माडिल्लो जिसे बोलते हैं, आदि का डार्विन ने अध्ययन किया। उन्होंने यहाँ पर जब अपने अध्ययन के दौरान इन्होंने जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधी कई तथ्यों व प्रमाणों को भी जुटाया। विविधता, तथ्य और प्रमाण, वेरिएशन एंड एविडेंसेस रिलेटेड टू इट। जो उन्होंने तथ्य और प्रमाण जुटाए वो कुछ इस प्रकार के थे, आप लोग देख सकते हैं। पहला एक चित्र है, चित्र 6, जिसमें उन्होंने एक जीवाश्म देखा था प्राचीन वर्मी का, जो काफ़ी विशालकाय होता था, बड़ा होता था। और उसके अलावा जो वर्तमान के समय का वर्मी है, ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ये वर्तमान समय का वर्मी है। उन्होंने देखा कि पूर्व का प्राचीन वर्मी काफ़ी बड़ा और वर्तमान का वर्मी काफ़ी छोटा होता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो उनका सबसे चर्चित जो उनका अध्ययन है वो फिंच की चोंच का अध्ययन कहा जाता है। जब डार्विन इक्वाडोर से गालापागोस द्वीप समूह पहुँचे तो उन्होंने गालापागोस में देखा कि 15 अलग अलग टापुओं में उन्हें 15 अलग अलग प्रकार के उन्होंने फिंचों का अध्ययन किया। अब जब उन्होंने 15 अलग अलग तरह के फिंच देखे तो वो दिखने में तो लगभग समान थे, लेकिन उनके चोंच और पंख में बहुत ज़्यादा उन्हें अंतर दिखाई दिया। तो फिर उन्होंने और बारीकी से उसे अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि ऐसा अंतर, ऐसी विविधता फिंचों की चोंच में उनके आवास के कारण, उनके खाद्य संसाधन के कारण पाया गया। उन्होंने देखा कि कीड़े खाने वाले जो फिंच हैं उनकी चोंच कुछ अलग प्रकार की है। वैसे ही अगर कोई फिंच कैक्टस के फूल या फल खाता है तो उसकी चोंच थोड़ी अलग प्रकार की है। कली खाने वाले फिंच की चोंच थोड़ी अलग प्रकार की है। कठोर बीज आवरण वाले बीजों को खाने वाले फिंचों की चोंच अलग प्रकार की है। तो उन्होंने देखा कि फिंच की लंबाई में, उनके आकार में, उनकी बनावट में काफ़ी अंतर है और वैसा अंतर
उसके खाद्य संसाधन, उसके आवास में उपस्थित खाद्य संसाधन के अनुसार उन्होंने देखा। और पंखों के भी रंगों में अलग अलग होना भी हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से ये जीव अपने पंखों को अपने आसपास के वातावरण के अनुसार उसी रंग का लगभग बना लेते हैं, ताकि शिकारी जानवरों से अपने आप को बचा सकें। इसके बाद एक चीज़ और कही थी डार्विन ने कि ये जो फिंच है वो इक्वाडोर से उड़कर कभी गालापागोस के टापुओं में पहुंचा होगा, और वहां पहुंचने के बाद वो फिंच अलग अलग टापुओं में पहुंचा होगा, और वहां के अलग अलग खाद्य संसाधनों के अनुसार उसने अपने अंदर थोड़ी थोड़ी विविधता आती गई, और अलग अलग टापुओं में रहकर उस विविधता के कारण अलग अलग प्रकार की चोंच बनी होगी, विकसित हुई होगी। यानी ये जो लक्षण है ये उनके आवास के कारण उसमें उत्पन्न हुआ होगा। तो ऐसे लक्षण को उन्होंने कहा कि ये एक सजातीय लक्षण है। फिंच की चोंच में एक सजातीय लक्षण है, जो जिनकी उत्पत्ति एक समान है, लेकिन अलग अलग प्रकार से भोजन करने के तरीके से उन्होंने कहा कि इनके कार्य थोड़े अलग हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं, सजातीय लक्षणों का अवलोकन करेंगे। कुछ पहले हम पौधों में करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जानवरों में। तो सबसे पहले जानने की बात यह है कि सजातीय लक्षण होते क्या हैं। तो सजातीय लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हुई हो या एक समान पूर्वज से हुई हो, तो वैसे लक्षणों को हम बोलते हैं सजातीय लक्षण। तो यहाँ पर हाँ, उत्पत्ति एक जैसी हुई हो लेकिन उनके कार्य अलग होने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि सजातीय लक्षण ऐसे लक्षणों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान होती है, एक समान पूर्वज से हुई होती है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पौधों में सजातीय लक्षण चित्र 8A में, ये सारे आप देख रहे हैं तना है, तने की कलिकाएं हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं ये जितने भी नोड बने हैं, पहला जो चित्र है इसमें नोड बना है, ठीक है, ये भी तने कलिका से बना है। यहाँ दूसरे चित्र में प्रातान दिख रहा है आपको, ये भी तने की कलिका है। यहाँ आलू भी जो है वो भी तने की कलिका से बना है। नींबू में जो कांटा है वो भी तने की कलिका से बना है। यानी सबकी उत्पत्ति तने की कलिका से हुई है, लेकिन सबके कार्य अलग अलग हैं। ठीक है, पहले वाले में हम देखें तो तना यहाँ पे जड़ की तरह भी कार्य कर रहा है, आधार की तरह कार्य कर रहा है पहले चित्र में। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रातान का कार्य कर रहा है तने की कलिका। प्रातान आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रिंग जैसा एक स्ट्रक्चर होती है जिससे सहारा लेकर पौधे जो हैं वो चढ़ते हैं, किसी ऊंचाई में चढ़ते रहते हैं, इनके तने पतले होते हैं इस कारण। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर आलू। आलू का कार्य क्या होता है? आलू का कार्य होता है भोजन देना। ठीक है, आलू भोजन का कार्य करता है, भोजन देने का कार्य करते हैं, भोजन स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं नींबू। तो नींबू में तने कलिका से कांटा बना है, जो यहाँ पे कार्य क्या कर रहा है? सुरक्षा का कार्य कर रहा है ना। तो यहाँ पर सब तने की कलिका से बने हैं। एक जगह वो जड़ की तरह कार्य कर रहा है, एक जगह प्रातान यानी कि सहारे के रूप में कार्य कर रहा है, एक तरफ ये भोजन स्टोर करने का काम कर रहा है आलू में, और नींबू में ये कांटे की तरह, कांटा जो है वो सुरक्षा देने का कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं जंतुओं में सजातीय लक्षण। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये पक्षियों में जो आगे की ह्यूमरस हड्डी होती है, अगली हड्डी हमारे हाथ पैर के जो आगे की हड्डियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमरस हड्डियाँ। तो पक्षियों में ह्यूमरस हड्डियाँ उड़ने का कार्य कर रही हैं, वहीं पर डॉल्फिन में और सील में आगे की ह्यूमरस हड्डियाँ तैरने का काम कर रही हैं। फिर हम तीसरा चित्र देख रहे हैं कुत्ता और भेड़ में, ये आगे की ह्यूमरस हड्डियाँ चलने या दौड़ने का काम कर रही हैं, और मनुष्य में और छछूंदर में आगे की हड्डियाँ मनुष्य और छछूंदर में आगे की हड्डियाँ पकड़ने का काम कर रहे हैं। हम अपने हाथों से जैसे पकड़ते हैं वैसे छछूंदर भी अपने अग्र हाथों से कुछ भोजन को ऐसे पकड़ता है, उसको खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी संरचनाएं, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो सील हो, डॉल्फिन हो, चाहे वो कुत्ता भेड़ हो, चाहे मनुष्य छछूंदर हो,
ये सारे जो भाग हैं ये हाथ पैर की हमारी अगली हड्डी जो होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमरस हड्डी, उससे बने हैं। यानी यहाँ पर उत्पत्ति सबकी एक समान है। लेकिन पक्षियों में ये आगे की हड्डी ह्यूमरस हड्डी जो है वो क्या कार्य कर रही है, उड़ने का कार्य कर रही है पक्षी और चमगादड़ में। डॉल्फिन और सील में आगे की हड्डियाँ तैरने के काम आ रही हैं। कुत्ता और भेड़ में आगे की हड्डियाँ दौड़ने के कार्य आ रही हैं। वैसे ही मनुष्य और छछूंदर में आगे की हड्डियाँ पकड़ने के काम आ रही हैं। यानी कि उत्पत्ति एक समान है ह्यूमरस हड्डी से, लेकिन कार्य हम देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग है। तो ये सजातीय लक्षण हो गए किसमें, जंतुओं में। इसके बाद हम लोग देखते हैं संवृत्ति लक्षण। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग संवृत्ति लक्षण। तो सबसे पहला आप लोग चित्र देखिए यहाँ पर संवृत्ति लक्षण का, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक पंख जो है वो तितली का है और नीचे वाला जो पंख है वो किसका है, चमगादड़ का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चमगादड़ का जो पंख होता है वो ह्यूमरस हड्डी से बना है, लेकिन तितली के जो पंख हैं वो उसकी स्किन, त्वचा से बनता है। यानी कि अब यहाँ पर दोनों का कार्य देखा जाए तो एक ही है। तितली के पंख से भी उड़ती है तितली और चमगादड़ अपने पंख से उड़ता है, पर चमगादड़ के पंख बने हैं अगली हड्डी से, ह्यूमरस हड्डी से, और तितली के पंख बने हैं किससे, त्वचा से। तो यानी उत्पत्ति इनकी अलग अलग है किंतु कार्य एक समान है। जब उत्पत्ति अलग अलग हो लेकिन कार्य एक समान हो तब हम कहते हैं उसे संवृत्ति लक्षण। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है सजातीय लक्षण और संवृत्ति लक्षण की। आप लोग चाहें तो इसको देखकर नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, और उदाहरण आप लोग इतने उदाहरण अभी देखे हैं, इन उदाहरणों को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप और चित्र देख सकते हैं संवृत्ति लक्षण के या एनालॉगस कैरेक्टर्स के। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चींटी का इंसेक्ट के पैर और घोड़े के पैर, तो फिर वही बात है, ये हमारे टांगों की पिछली हड्डियों से बन रहे हैं। ये घोड़े के पैर पिछली हड्डी से बन रहे हैं, लेकिन किसी चींटी में ये काइटिन लेयर से बनता है। ऐसे ही मछली में जो फिन्स होते हैं, पंख देखे होंगे आप लोगों ने मछलियों में होते हैं, वो उसकी स्केल्स से बनता है, त्वचा से बनता है। और यहाँ पे ये डॉल्फिन है वो आगे की हड्डी से बनता है, ह्यूमरस हड्डी से बनता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी कीड़े में जो पंख होते हैं वो उसकी त्वचा से बनते हैं, और किसी पक्षी में जो आगे के पंख होते हैं वो उसकी ह्यूमरस हड्डी से बनते हैं। यानी यहाँ पर कार्य तो इनका एक ही समान है, यानी कि कीड़ा भी पंखों से उड़ता है, पक्षी भी पंखों से उड़ता है, लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। वैसे ही जो साधारण मछली होती है और जो डॉल्फिन मछली होती है, डॉल्फिन मछली में जो फ्लिपर होते हैं वो हड्डी से बनता है, लेकिन साधारण मछली में वो स्केल्स यानी त्वचा से बनता है। वैसे ही इंसेक्ट में जो पैर होते हैं वो उसकी त्वचा के काइटिन लेयर से बनता है, और घोड़े में वह पीछे की टांगों की पीछे की हड्डियों से पैर बनता है। यानी कार्य इनका सबका एक समान है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है। तो ऐसे लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, संवृत्ति लक्षण बोलते हैं। अब देखते हैं चयन और विकास, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। तो चयन और विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी जीव के विकास में। तो चयन हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, मुख्यतः कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन। नाम से ही दिख रहा है कृत्रिम चयन जो मनुष्य द्वारा किया गया हो, और प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा किया गया हो। तो इसका अंतर महत्वपूर्ण होता है, परीक्षाओं में आता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से लिख लेंगे। मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की प्रक्रिया को हम कृत्रिम चयन कहते हैं, है ना। यानी कि मनुष्य अपनी इच्छा से यदि किसी लक्षणों को चयन करके वो उसको जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजाति विकसित करता है तो उसको हम कृत्रिम चयन कहते हैं। और यदि प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन प्रक्रिया जिससे धरती के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है उसे हम लोग प्राकृतिक चयन कहते हैं। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कृत्रिम चयन मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन प्राकृतिक चयन पृथ्वी में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति द्वारा किया जाता है। कृत्रिम चयन याद रखिए कि बहुत तेज़ी से हो सकता है। हम अपनी मनचाही फसल हम चाहे तो बार बार उगा सकते हैं, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कृत्रिम चयन काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन प्राकृतिक चयन जो है काफ़ी धीमी प्रक्रिया है, वो धीमे धीमे पृथ्वी पर होती है। नीचे क्रियाकलाप दिया है, कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर तर्क सहित बताइए कि चित्र में किस प्रकार का चयन दर्शाया गया है।
तो आप लोग को एक चित्र दिखा है जिसमें मूली का खेत है, उसमें मूली लगी हुई है। फिर बाढ़ आती है, बाढ़ से कुछ पौधे बह जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मूली यहाँ पर बचती है। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा चयन है? तो ये होना चाहिए प्राकृतिक चयन, क्योंकि बाढ़ मनुष्य ला सकता है क्या? नहीं, प्रकृति द्वारा आती है बाढ़। प्राकृतिक घटना एक आपदा है। तो पहले मूली खेत थे जिसमें कुछ मूली के जो पौधे थे उनकी जड़ें देखिए आप लोग अच्छे से नहीं लगी हैं, छोटी छोटी जड़ें हैं। कुछ मूली हैं जिनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं, नीचे गहराई तक गई हैं। तो जब बाढ़ आएगी तो जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं, जिसकी जड़ें ज़्यादा फैली नहीं हैं, मिट्टी में पकड़ अच्छी नहीं, वो बाढ़ के साथ बह जाएंगे। पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं, गहरी हैं, वो वहाँ पर जुड़े रह जाएंगे और उस प्राकृतिक स्थिति में, उस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्होंने अपने आप को बचा लिया है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का प्राकृतिक चयन है। वैसे एक चित्र और देखिए आप लोग यहाँ पर कि आज हम जो देखते हैं कि ये कृत्रिम चयन का ही नतीजा है कि आज हम लोग अलग अलग प्रकार के धान, गेहूँ इत्यादि की फसलें उगाई जाती हैं और हम उनका सेवन करते हैं। वैसे ही सब्जियों में भी कई किस्में और प्रजातियाँ मनुष्य द्वारा चयन का ही नतीजा है। आप लोग यहाँ देख रहे हैं सरसों की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। ये सरसों की प्रजाति के पौधे हैं, जैसे नवल गोल मूली, ब्रोकली, सरसों, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारे सरसों की प्रजातियाँ हैं। तो इसमें देखिए हम लोग नवल घोल में हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं, ठीक है। मूली में हम लोग क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। ब्रोकली जो एक आप लोग देखे होंगे हरे कलर की गोभी होती है, डार्क ग्रीन कलर की फूल होता है उसका गोभी का, उसको हम ब्रोकली बोलते हैं। उसमें भी हम पुष्प कलिका एवं तना भी खाते हैं। सरसों में हम लोग पर्ण कलिका खाते हैं। वैसे ही पत्ता गोभी में हम पर्ण कलिका खाते हैं। फूल गोभी में हम पुष्प कलिका खाते हैं, ठीक। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है विकास का सिद्धांत। ये जैसे जैसे पॉइंट बने हैं उसी प्रकार से आप लोग पॉइंट बनाकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि जीवों के विकास का सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो उसमें आप ये सब लिख सकते हैं। तो डार्विन और उसी समय के उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है अल्फ्रेड वेलेस। इन दोनों के द्वारा किए गए अध्ययन के नतीजे के अनुसार ही विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। विकास के सिद्धांत में अब जो मुख्य बिंदु थे वो ये थे कि जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी अंतर पाए जाते हैं। जिनकी क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं एवं नई प्रजातियाँ विकसित करते हैं, ठीक। तो यानी ऐसे जीव ही जी पाते हैं जिनकी जीने की क्षमता अधिक होती है, जो अपनी स्थिति के अनुसार अपने अंदर परिवर्तन ला लेते हैं, वही उस परिस्थिति में जीवित रह पाते हैं, वरना विलुप्त हो जाते हैं। और वही कुछ अंतर, जैसे जैसे वो अपने अंदर विविधता लाते जाएंगे तो वैसे ही एक उनकी नई प्रजाति विकसित हो जाती है। दूसरा, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से ही होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज, हम ऐसा मानते हैं कि बंदर से हम लोग बने हैं। पहले बंदर थे, हम बंदर के जैसे दिखते थे, बंदर जैसे प्राणी थे। धीरे धीरे हमें कुछ न कुछ परिवर्तन आता गया और आज हम लोग जैसे दिख रहे हैं आधुनिक मानव, वैसे हम दिखते हैं। वैसे ही अन्य जीवों को भी हम मान सकते हैं, हम पक्षियों को भी मान सकते हैं कि पहले वो डायनासोर थे, वो ऐसे धीरे धीरे उनमें विविधता आती गई और आज जिस रूप में हम उनको देख रहे हैं तो वो वैसे पक्षी दिख रहे हैं, ठीक है। तो जीव जो है वो पहले के ही जीवों से ही विकसित होकर बने हैं। बल्कि डार्विन का तो ऐसा मानना है, या जीवों के सिद्धांत से अभी ऐसा मानना है कि सबसे पहले एक प्रोकैरियोटिक जीव बना, उससे फिर धीरे धीरे कुछ जटिल यूकैरियोटिक पौधे, समुद्री जीव, ये सब बनते गए। उसके बाद आज जो जटिल जीव हम देख पाते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु देख पाते हैं, वो उन्हीं से धीरे धीरे विकसित होकर बने हैं। देखिए तीसरा पॉइंट में भी ये लिखा है कि विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। चौथा, किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। अब किसी भी जनसंख्या में, किसी भी जगह, किसी भी आवास में एक जनसंख्या पाई जाती है किसी जीव की, वहाँ पर
जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं और धीरे धीरे वो अगली पीढ़ी में जाती हैं। अब हर प्राणी विशेष में अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नताएं होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। इस प्रकार संतानें जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती हैं। इस प्रकार धीरे धीरे हम देखेंगे जो संतानें हैं वो अपनी जनक अपने पालकों से थोड़ी थोड़ी क्या होती रहती है, भिन्न होती रहती है और एक नई प्रजाति के रूप ले लेती है। किसी परिस्थिति में लाभदायक सिद्ध होने वाली यही विभिन्नताएं प्रजातियों का विकास होता है। अब ऐसी विभिन्नताएं जो किसी परिस्थिति में उस जीव को बचा सकती है या उसको उस परिस्थिति में ढाल देती है जो उसको जीने के लिए आवश्यक है, ऐसी लाभदायक सिद्ध होने वाली विभिन्नताओं से ही नई नई प्रजातियों का विकास होता है। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें ऊपर लिखा है आई थिंक। ये डार्विन द्वारा रफ बनाया गया चित्र है जिसमें 1 नंबर नीचे लिखा है, वहाँ से एक ही जीव है, उसमें से अलग अलग तरह की प्रजातियाँ A, B, C, D ये इस प्रकार से बनी है। ये डार्विन का बनाया गया चित्र विकास का शाखित चित्र है। फिर 6 पॉइंट देखिए, किसी आवास में लाभदायक भिन्नताओं वाली ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव होता है जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। यानी कि ऐसा है कि किसी अगर आबादी में ऐसी आबादी आ जाती है जिसके खाद्य संसाधन एक ही हैं। अब उसमें जो ज़्यादा सक्षम आबादी होगी सिर्फ वही अपनी जनसंख्या बढ़ाएगी और जो कमज़ोर जीव है जो उस खाद्य संसाधन को पाने में असमर्थ है उनकी हम देखते जाएंगे धीरे धीरे आबादी कम होती जाएगी और फिर जो अधिक सक्षम प्रजाति है वो उस जनसंख्या में उस आवास में पूरी की पूरी उसी की आबादी हो जाएगी। एक और चित्र है डार्विन फिंचों की वंशावली का शाखित पेड़ है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक फिंच है जो दक्षिण अमेरिका के इलाके से उड़कर गलापागोस के वहाँ टापुओं में गई थी। अब इनमें देख सकते हैं आप लोग अलग अलग प्रकार के खाद्य संसाधन खाने वाले फिंचों की चोंच में हम देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये आपकी पुस्तक में भी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इसको। एक और चित्र देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ये भी शाखित पेड़ है डार्विन द्वारा इवोल्यूशन का शाखित पेड़ है जो कि 5 जगत वर्गीकरण के संदर्भ में है। 5 जगत वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ा है पहले भी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर पादप जगत, जंतु जगत, फंजाई जगत, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर एक मोनेरा यानी कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनको हम मोनेरा जगत के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे कि उसमें बैक्टीरियाज आएंगे, है ना। उसके बाद हम प्रोटिस्टा में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, उनको हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत लेते हैं, जैसे यूग्लिना वगैरह आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं फंजाई होता है। फंजाई जो होते हैं फिर ये बने होंगे, ये भी समुद्री या ऐसे जहाँ पे डंप एरिया होता है, जहाँ पे थोड़ी सी नमी पाई जाती है, ऐसी जगहों पे ये फंगस पनपते हैं जिसमें थोड़े लक्षण पादप के होते हैं, जैसे कि इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है परंतु इनमें पादप के समान भोजन बनाने के क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते, इसलिए इसको अलग ही जगत में रखा जाता है। प्लांट जो होते हैं उसमें भी कई वो होते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट। उसके अलावा हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म जो बड़े पौधे होते हैं, फिर उसके अलावा एंजियोस्पर्म जो सबसे आधुनिक सबसे जटिल पौधे होते हैं जिसमें फूल खिलते हैं, फल आते हैं, बीज में आवरण होता है, वो एंजियोस्पर्म्स। फिर हम देखते हैं एनिमल्स, कुछ छोटे छोटे जीव हैं, आंट्स हैं, चींटी हैं, फिर समुद्री जीव हैं, फिर जो हमारे स्थलीय बड़ी जीव होते हैं वो सारे। तो ये शाखित पेड़ है डार्विन का 5 जगत के संदर्भ में। अब यहाँ पे नीचे आप इसको पढ़ लीजिएगा कि डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए अपना विवरण जो है, उनकी पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, तथा वेलेस द्वारा लिखित एक पुस्तक है डार्विनिज्म में मिलता है। ये पुस्तकें लगभग 150-200 साल पहले छपी थी, 1859 और 1889 में। ये भी शाखित पेड़ का ही चित्र है।
अब देखते हैं अनुकूलन और प्रजातिकरण। तो अनुकूलन क्या है समझिए पहले। समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। यानी कि कोई जीव है, उसके मान लीजिए परिवेश में, उसके वातावरण में, आवास में जैसी परिस्थिति है, उसके हिसाब से उसमें अगर परिवर्तन आ जाए और वो अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल ले, तो वो उस कहलाता है अनुकूलन। जैसे मान लीजिए कि पहले कोई जीव बड़ा होता था, उसके लिए खाद्य संसाधन बहुत ज़्यादा थे, तो उनको वो ज़्यादा खाता था, अधिक विशाल हो जाता था। फिर समय के साथ उसके खाद्य संसाधन कम होते गए, तो उनके शरीर में हम कह सकते हैं कि उनकी बनावट छोटी होती गई। जैसे कि हम लोग एक देखें कि पहले में आर्माडिल्लो बड़ा होता था, वर्तमान का आर्माडिल्लो या वर्मी छोटा होता है। यानी हो सकता है कि ऐसे आवास में गया हो जहाँ पर उसको खाद्य संसाधन या अन्य जो अजैविक घटक हैं वो इस प्रकार के रहे हों जिसमें वो उसको अपना शरीर छोटे रखने में ही फ़ायदा हुआ हो, तो उसके लक्षण कैसे होते गए, तो छोटा होता गया। ठीक, तो ये कहलाता है अनुकूलन। और भी उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि चाइनीज़ लोग रहते हैं या जापानीज़ होते हैं या हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग जो होते हैं, वो एक विशेष अलग प्रकार के दिखते हैं। थोड़ा उनकी नाक छोटी होती है, उनके पैर छोटे होते हैं, ट्रंक पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है ना। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होती है उनकी, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। तो नाक से लेके फेफड़े तक ऑक्सीजन जाने के लिए वहाँ पे ऐसा होता है कि उनकी नाकें छोटी हो जाती है, तो जो नाक से लेके फेफड़े तक का रास्ता है वो कम हो जाता है ताकि उन्हें जल्दी ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए उनकी नाक की बनावट वैसी हो जाती है। तो ये उनके आवास के कारण ये सब विविधता आ जाती है। वैसे ही प्रजातिकरण देखते हैं। किसी प्रजाति के जीव में विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं, तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती है और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है। मान लीजिए कि एक प्रजाति है, उसमें लगातार निरंतर थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं आ रही हैं और वो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से कुछ विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में जा रही हैं। ऐसी विभिन्नताएं अगली पीढ़ी तक जाती रहती हैं, तो जो संतान पीढ़ी है वो जनक पीढ़ी से लगातार एक अंतर उनमें आता जाता है और फिर धीरे धीरे इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है उनमें कि वो एक नई प्रजाति ही बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों में बनने को प्रजातिकरण कहा जाता है। फिर प्रजाति क्या होती है? प्रजाति डार्विन के अनुसार प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया है। तो डार्विन के अनुसार प्रजाति जीव के उस समूह कहा जाता है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके, इन्हें जैविक प्रजाति कहा जाता है। तो ये भी हो गया हमारा प्रजाति की परिभाषा। इन सभी डेफिनेशंस को नोट कर लें आप लोग। इसके बाद देखिए ये चित्र, ये आपका होमवर्क है। चित्र देखकर बताइए कि यह सजातीय या समवृत्ति लक्षण दर्शा रहा है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप लोग देख रहे हैं एक पत्ता है, उसमें से एक घटपर्णी, एक मटर प्रतान, बोगिनवेलिया और कैक्टस। तो आप लोग थोड़ा देखिए इसको, फिर मैं इसका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा आप लोग अपनी कॉपीज़ में समवृत्ति और सजाती लक्षण में अंतर, कृत्रिम और प्राकृतिक चयन, ये सब उदाहरण सहित अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और जो जो चीज़ें आपको इसमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, नोट कर देना है कि वहाँ वीडियो पॉज करिए और उसको लिख लीजिए। तो धन्यवाद। यहाँ अपना जीवों का विकास अध्याय समाप्त होता है। जय हिंद।